नमस्कार दोस्तों, आत्रेय ज्ञान कुंज चैनल पर मैं वेदवती मैम आप सभी लोगों का बारंबार स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा इसका सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, यानी ये पहले अध्याय के पहले पाद का 9वां सूत्र है। यह अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद का 9वां सूत्र है। तुल्य प्रयत्नम सवर्णम, इसका पदच्छेद करेंगे तो हो जाएगा तुल्य आस्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्य आस्य, तुल्य माने होता है समान, तुल्य माने होता है समान। आस्य, आस्य माने होता है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान अर्थात उच्चारण स्थान दो प्रकार का होता है, एक बाह्य होता है और एक आभ्यंतर होता है। बाह्य उच्चारण स्थान 11 प्रकार के होते हैं और आभ्यंतर उच्चारण स्थान 5 प्रकार के होते हैं। तो कह रहे हैं कि आशय यानी जो हमारा आभ्यंतर प्रयत्न है, सवर्णम, सवर्णम माने उसकी सवर्ण संज्ञा होती है, यानी जो तुल्य माने जो समान रूप से यानी ताल, कंठ आदि के द्वारा जो जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं उनकी समानता, आशय और अभ्यंतर प्रयत्न की समानता, अभ्यंतर प्रयत्न की समानता समान हो तो ऐसे वर्ण को हम सवर्णी कहते हैं, सवर्ण कहते हैं। इसकी वृत्ति के अनुसार हम देखते हैं, यानी जिन दो या दो से अधिक वर्णों के कंठ, ताल आदि उच्चारण स्थान तथा अभ्यंतर प्रयत्न समान हो उसे हम आपस में यानी उसे हम परस्पर सवर्णी कहते हैं, सवर्ण संज्ञा कहते हैं। आइए देखते हैं इसकी वृत्ति। वृत्ति में है ताल आदि स्थानम अभ्यंतर प्रयत्न से एत, अभ्यंतर प्रयत्न से ए द्वयम, यहाँ पे कट गया है, ए द्वयम यस्य एन तुल्यम तन्मिथा सवर्ण संज्ञम स्यात्। ताल आदि स्थानम यानी कंठ, ताल आदि जो स्थानों से बोले जाने वर्ण हैं, बोले जाने वाले वर्ण है, अभ्यंतर प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न, ताल आदि तथा और अभ्यंतर प्रयत्न, ए द्वयम, ये दोनों, यस्य एन तुल्यम, यस्य एन तुल्यम माने जिसके समान होंगे, तन्मिथा, तन्मिथा माने वे आपस में, वे दोनों आपस में सवर्ण संज्ञम साथ, दोनों सवर्ण संज्ञम साथ माने सवर्ण संज्ञक कहलाएंगे। यानी जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं, कंठ, तालु आदि, इन जिन वर्णों का हम कंठ, ताल आदि के द्वारा जिनका उच्चारण करते हैं उनका और जो हमारा अभ्यंतर प्रयत्न है, ये अगर यदि समान रूप से रहते हैं तो वे आपस में सवर्ण संज्ञक होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, उदाहरण में है आ और यहाँ पर छोटा आ और बड़ा आ, तो यहाँ आ का उच्चारण स्थान है कंठ और इसका भी उच्चारण स्थान कंठ है, इसका भी उच्चारण स्थान कंठ है।
ये तो हमारा उच्चारण स्थान है, यानी आ और आ इन दोनों का उच्चारण स्थान समान है, यानी इसका भी उच्चारण स्थान कंठ है और बड़ा आ इसका भी उच्चारण स्थान कंठ है। और हमारा अभ्यांतर प्रयत्न क्या है? विवृत। आ का भी और बड़ा आ का भी विवृत है, यानी जो हमारा उच्चारण स्थान है वह कंठ है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, यानी आ का उच्चारण स्थान हम कंठ से करते हैं। और जो हमारे अभ्यांतर प्रयत्न है, अभ्यांतर प्रयत्न में है स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। तो यहाँ पर जो क्या कहते हैं आ का अब प्रयत्न है, अभ्यांतर प्रयत्न है, ये विवृत है। तो ये आ और आ आपस में हमारे सवर्ण हुए, ये सवर्ण संज्ञक हुए। प्रश्न ये पूछेगा कि सवर्ण संज्ञक वर्ण कौन से हैं, तो जैसे दे दिया आ दे दिया, और भी क्या कहते हैं जैसे ए दे दिया, ओ दे दिया और का दे दिया। तो ये जो हमारा आ है ये सवर्णी है, ये सवर्ण संज्ञक है। इसी तरह से है अगला ई है, ई। अब ई का उच्चारण स्थान हमारा है ईचुषण हम तालु हो, इसका उच्चारण स्थान तालु है और इसका भी उच्चारण स्थान तालु है, यानी हर्ष ई का भी उच्चारण स्थान तालु है और दीर्घ ई का भी उच्चारण स्थान तालु है। और अब अभ्यांतर प्रयत्न हमारा इसका विवृत है और इसका भी विवृत है, यानी हमारे उच्चारण स्थान और अभ्यांतर प्रयत्न दोनों समान है। ई का उच्चारण स्थान तालु है और बड़ी ई का यानी दीर्घ ई का भी उच्चारण स्थान तालु है और अभ्यांतर प्रयत्न में विवृत ह्रस्व का भी है और विवृत दीर्घ का भी है। इस प्रकार से समान होने के कारण ये हमारे सवर्ण संज्ञक वर्ण हैं। अगला है उ और ऊ। अब ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है और बड़ा ऊ का भी ओष्ठ है और इसका क्या कहते हैं? अभ्यांतर प्रयत्न विवृत है, इसका भी और इसका भी अभ्यांतर प्रयत्न विवृत है। हर्ष ऊ का भी उच्चारण स्थान ओष्ठ है और दीर्घ ऊ का भी उच्चारण स्थान ओष्ठ है और हमारे अभ्यांतर प्रयत्न में ये विवृत है, हर्ष ऊ विवृत है और दीर्घ ऊ भी विवृत है। इस प्रकार से दोनों समान वर्ण होने के कारण जिनके उच्चारण स्थान और अभ्यांतर प्रयत्न समान होते हैं उन दोनों वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है, अर्थात इन दोनों वर्णों की सवर्ण संज्ञा हुई। अर्थात एक बार फिर से समझ लीजिए कि जिन दो या दो से अधिक वर्णों के कंठ ताल आदि उच्चारण स्थान तथा अभ्यांतर प्रयत्न समान हो वह आपस में सवर्णी अर्थात सवर्ण संज्ञक होते हैं। फिर आगे देखते हैं कि कहाँ और सवर्ण होता है। रे वर्णो मिथा सवर्णम वाच्यम, रे वर्णो मिथा सावर्णम वाच्यम। अब इसको हम देखते हैं कि ये कैसे समान होते हैं।
री ली वर्डेओ। री का उच्चारण स्थान क्या है? री का उच्चारण स्थान है मूर्धा। ये क्या कहते हैं, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा। और ली का उच्चारण स्थान है दंत। तो क्या कहते हैं, इसका उच्चारण, री का उच्चारण स्थान मूर्धा हो गया और ली का उच्चारण स्थान दंत हो गया। तो ये आपस में सवर्ण संज्ञक कैसे होंगे? ये सवर्ण कैसे होंगे? पाणिनि के अनुसार इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं हुई है, लेकिन कात्यायन ने वार्तिक लिखा है री ली वर्ड्यो मिथा सवर्णम वाच्यम। इस कात्यायन के वार्तिक के अनुसार इनकी सवर्ण संज्ञा होगी, अर्थात पाणिनि के अनुसार तो इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं हो रही थी, लेकिन इस वार्तिक के अनुसार इनके आपस में री और ली की आपस में सवर्ण संज्ञा होगी। ये सवर्ण संज्ञक हैं। अर्थात एक बार फिर से देख लीजिए कि पाणिनि के हिसाब से, भगवान पाणिनि के हिसाब से इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं हो रही थी, अर्थात इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इस वार्तिक के अनुसार, कात्यायन ने जो वार्तिक लिखा है उस वार्तिक के अनुसार इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा होगी। भले ही इनका उच्चारण स्थान अलग अलग है, री का उच्चारण स्थान मूर्धा है और ली का उच्चारण स्थान दंत है, लेकिन क्या कहते हैं, अभ्यांतर प्रयत्न इनका समान है। अभ्यांतर प्रयत्न समान है, लेकिन उच्चारण स्थान अलग अलग होने के अलग अलग हैं, फिर भी इस वार्तिक के अनुसार इनकी सवर्ण संज्ञा होगी। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये री और ली की सवर्ण संज्ञा किस वार्तिक के अनुसार होगी? तो री ली वर्डेओ मिथा सवर्णम वाच्यम, यानी री और ली की आपस में सवर्ण संज्ञा होगी। फिर आगे हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये समान वर्ण है, ये सा और क्या कहते हैं सा और ये सा, ये सा ये मतलब यानी इन वर्णों की सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, भले ही ऐसा है, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान अलग अलग है। सा का उच्चारण स्थान तालु है और ईसा का उच्चारण स्थान मूर्धा है और इसका उच्चारण स्थान दंत है। और ये क्या कहते हैं, अभ्यांतर प्रयत्न की बात करें तो अभ्यांतर प्रयत्न सा का ईषद विवृत है। ईषद विवृत है, यानी इन तीनों सा का उच्चारण अभ्यांतर प्रयत्न विवृत है। अभ्यांतर प्रयत्न तो समान है, लेकिन इसके उच्चारण स्थान अलग अलग है, अर्थात इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। भले ही अभ्यांतर प्रयत्न इनका समान है, लेकिन उच्चारण स्थान अलग अलग होने के कारण ये आपस में सवर्णी नहीं है, अर्थात इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। आगे देखिए, एक सूत्र है न झलो। ना झलो, इस सूत्र के अनुसार अच और हल की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती है, यानी जो ये सूत्र दिया गया है इसकी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। नाथ झलो सूत्र कहता है कि अच और हल यानी स्वर और व्यंजन, एक तरफ स्वर हो और दूसरी तरफ व्यंजन हो, भले ही उनका उच्चारण स्थान समान हो, लेकिन उनकी आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होगी।
परीक्षा में ये आ सकता है कि किस सूत्र के अनुसार अच और हल की सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। तो सूत्र है नाच झलो। नाच झलो सूत्र के अनुसार अच और हल की यानी स्वर और व्यंजन की आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। सवर्ण संज्ञा सूत्र, सवर्ण संज्ञक सूत्र कौन सा है? तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, ये सवर्ण संज्ञक सूत्र है। फिर इसकी वृत्ति है तालवादी स्थानम अभ्यंतर प्रयत्न एतद्वयम् यस्य एन तुल्यम तन्मिथा सवर्ण संज्ञम स्यात्। और सवर्ण संज्ञक वर्ण कौन से हैं? तो सवर्ण संज्ञक वर्ण आ हर्ष आ दीर्घ आ, हर्ष ई दीर्घ ई, हर्ष उ और दीर्घ उ, अर्थात ये आपस में सवर्णी हैं। ली और ली, री और ली की सवर्ण संज्ञा नहीं हो रही थी, अर्थात पाणिनि के सूत्र के अनुसार री और ली की आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं हो रही थी। लेकिन कात्यायन के वार्तिक के अनुसार री और ली की आपस में सवर्ण संज्ञा होगी। अब फिर अगला है नाच झलो सूत्र। इस सूत्र के अनुसार अच और हल की सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। ये तो आपका सवर्ण संज्ञक सूत्र था। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो और मन करता हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर हम मिलेंगे किसी दूसरे नए संज्ञा सूत्र के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।